दोस्तों हम इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे 1929 की द ग्रेट डिप्रेशन की, जिसे महामंदी भी कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं। मेनली यूएस के अंदर आया था, बट धीरे धीरे ये पूरे दुनिया में फैल गया था। यूएसए का जीडीपी 1929 से लेकर 1932 तक 15% गिर गया था और स्टॉक मार्केट 90% नीचे आ गई। बहुत लोग ग्रेट डिप्रेशन को अमेरिकन सिविल वॉर के बाद सेकेंड मोस्ट ट्रेजिक मूवमेंट मानते हैं अमेरिकन हिस्ट्री में। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज भी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो डिसीजन लेती है, उसकी कहीं ना कहीं लर्निंग इसकी रूट्स में ही है। इनफैक्ट हमने जो लास्ट वीडियो किया था रिसेशन पर, उसमें हमने 1929 को करंट सिचुएशन से कंपेयर किया था। साथ में हमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से और 2000 के टेक बबल क्राइसिस से भी कंपेयर किया। तो इस वीडियो में हम 1929 के क्राइसिस को थोड़े से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी के क्राइसिस में आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। अब जो 1929 या फिर ग्रेट डिप्रेशन का जमाना था, उसके बारे में मेरी भी काफी क्यूरियोसिटी रही है हमेशा से जानने के लिए। उस जमाने की मैंने काफी फिल्में भी देखी, कुछ बुक्स भी पढ़ी हैं, लेकिन मुझे कहीं पर भी एक जगह समरी नहीं मिली जहां पर हमारे मन में जो सवाल उठते हैं उनके सारे एक जगह पर आंसर्स हो जाए, या फिर जितने भी डॉट्स हैं वो एक साथ कनेक्ट हो जाएं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी कड़ियां हैं या फिर जितनी भी टाइमलाइन है उनको ज्वाइन कर सके, किस वजह से ये रिसेशन हुआ था उसको आइडेंटिफाई कर सके। और बहुत सारी इकोनॉमी से रिलेटेड हमारे सवाल उठते हैं जिनके जवाब हम आज भी ढूंढते हैं, वो कहीं ना कहीं उस हिस्ट्री के अंदर भी छुपे हुए हैं। और इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि हमारा एटलीस्ट बेसिक सवाल जो उठते हैं उनके आंसर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विद मार्केट माइलस्टोन। आप लोगों के काफी सवाल ये भी आए थे कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि मेरे ओपिनियन क्या है 1929 की ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। अगर हम आज की सिचुएशन से कंपेयर करें तो मैं क्या समझता हूं हमारे आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके की रहेंगी। इनफैक्ट फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है, बट मैं समझता हूं क्योंकि ये वीडियो हमारे आने वाले टाइम के लिए में भी यूजफुल रहे। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 1918 में। नवंबर 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। उस टाइम तक यूएसए की वॉर टाइम इकोनॉमी काफी अच्छी चल रही थी। जितने भी देश लड़ रहे थे उनको आर्म्स सप्लाई एक्चुअली करता था यूएसए, और उन लोगों पे कर्जा भी काफी ज्यादा हो गया था, और ये कर्जा भी दिया था यूएसए ने। तो वॉर टाइम इकोनॉमी तो सही चल रही थी। इनफैक्ट 1918 से लेकर 1919 तक स्टॉक मार्केट 50% बढ़ गई थी। लेकिन 1919 में क्योंकि वॉर खत्म हो चुकी थी, ये चीज इकोनॉमी के अंदर रियलाइज होना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद एक रिसेशन जरूर आया। अब क्योंकि काफी सारे सोल्जर्स वॉर से लौटे थे, काफी सारी फैक्ट्रीज भी खाली हो गई थी, क्योंकि वहां पे जो आर्म्स जो बनते थे वो अब नहीं बन रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर अब कंज्यूमर गुड्स बनना शुरू हो गए, और जो सोल्जर्स आए थे वो भी लेबर फोर्स के अंदर एंटर हो गए। तो अर्ली 1920s में धीरे धीरे बूम आना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ इन फैक्ट्रीज के अंदर मास प्रोडक्शन किया जाने लगा। फोर्ड गाड़ी का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। उनका एक मॉडल टी आया था जो इतना पॉपुलर हुआ था, मास प्रोडक्शन उसकी काफी होने लगी थी। इसकी वजह से कॉस्ट भी कम होने लगी थी। तो अब मिडिल क्लास भी उन सारी चीजों को अफोर्ड कर सकता था। फोर्ड का मॉडल टी करीब 15 मिलियन यूनिट्स बिकी थी उस कार की। तो बेसिकली अर्ली 20s में वॉर टाइम इकोनॉमी अब पीस टाइम इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुकी थी। सारी फैक्ट्रीज अब कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, इनके लिए यूज की जाने लगी थी। और ये चीज स्टॉक मार्केट के अंदर भी दिखने लगी थी। एक काफी अच्छा बुल रन आया था 1923 से लेकर 1929 तक, यानी सिर्फ 6 सालों के अंदर स्टॉक मार्केट करीब 4.5 गुना बढ़ गई थी। अब इसलिए हम इस पीरियड को हम रोरिंग 20s भी बोलते हैं। और उस टाइम पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी थी, और उस टाइम पे रिपब्लिकन्स थे गवर्नमेंट में 1921 से लेकर 1933 तक। उनकी पॉलिसीज थी लेजिस फेयर कैपिटलिज्म, जिसका मतलब कि गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरवेंशन नहीं रहता था, ज्यादा रेगुलेशंस नहीं रहते थे। लेकिन अब ये सारी पॉलिसीज अच्छी थी या बुरी थी, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे केल्विन कूलिज 1923 से लेकर 1929 तक, और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो सारा फाइनेंस का बाहर संभालते थे वो थे एंड्रयू मेलन, जो एक्चुअली 1921 से लेकर 1932 तक रहे। तो रोरिंग 20s के अंदर आखिर हो क्या रहा था? वॉर के बाद काफी सारी कंस्ट्रक्शन करनी थी, काफी ज्यादा डेवस्टेशन हो चुका था। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी अच्छा बूम देखने को मिला था। तो लोगों ने वॉर टाइम में ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करी थी, तो वो अब स्पेंडिंग करना चाहते थे, खर्च करना चाहते थे। तो उन्होंने खर्चा करना भी और शुरू करा। तो अब धीरे धीरे मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, कॉस्ट कम हो रही थी। तो एक तरीके से प्रोडक्शन रिवोल्यूशन आ रहा था, टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा काम हो रहा था। तो जैसा मैंने फोर्ड का एग्जाम्पल दिया, अब धीरे धीरे मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही थी, कॉस्ट कम
हो रही थी, तो एक तरीके से प्रोडक्शन रिवोल्यूशन आ रहा था और टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा काम हो रहा था। तो जैसा मैंने फोर्ड का एग्जांपल दिया, इसी तरीके का इनोवेशन जो है कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी आ रहा था। मिडिल क्लास के पास अब पैसा आना शुरू हो गया था, तो वो अलग अलग टाइप के गैजेट्स खरीदना चाहते थे, रेफ्रिजरेटर्स खरीदना चाहते थे, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, और साथ में इनके लिए क्रेडिट स्कीम्स भी आ गई थी। अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं तो आप वॉशिंग मशीन ईएमआई पर ले लीजिए या फिर आप रेफ्रिजरेटर ईएमआई पर ले लीजिए। और इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर जो सक्सेस आ रही थी वो दूसरे इंडस्ट्रीज में भी ट्रांसफर हो रही थी। ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें, अब लोग ऑटोमोबाइल खरीद रहे थे तो उन्हें अच्छी रोड्स भी चाहिए चलाने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन में काफी ज्यादा बूम आ रहा था, होटल्स के अंदर बूम आया, सर्विस स्टेशन आ गए। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन के अंदर भी बहुत सारा काम हो रहा था। रेडियो एकदम से काफी ज्यादा बूम होने लगा, सिनेमा के अंदर काफी ज्यादा बूम होने लगा था। स्पेशली उस दौरान साउंड मूवीज आना शुरू हो गई थी, सिनेमा हॉल्स लोगों ने जाना शुरू कर दिए थे। अब क्योंकि लोगों ने सिनेमा देखना ज्यादा शुरू कर दिया था, तो उस दौरान के जो सेलिब्रिटीज थे उनसे इन्फ्लुएंस भी लोग जल्दी होते थे। चार्ली चैपलिन, ग्रोचो मार्क्स, ये काफी फेमस कॉमेडियन थे उस जमाने के, क्योंकि अब उस जमाने में लोगों के पास स्पेंडिंग पावर आ गई थी, सरप्लस कैश होता था। तो वहां पर बैंक्स और ब्रोकर्स को भी, यानी कि स्टॉक ब्रोकर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने सोचा कि अगर लोगों के पास सरप्लस पैसा है तो क्यों ना वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी निवेश करें। अब लोगों को धीरे धीरे क्रेडिट की आदत तो पड़ ही गई थी, वो लोन ले ही रहे थे कंज्यूमर्स गुड्स के लिए या फिर ऑटोमोबाइल्स के लिए। अब सेम ही चीज स्टॉक मार्केट के लिए भी शुरू कर दी थी। पहले तो स्टॉक ब्रोकर्स ने या फिर बैंक ने बड़े बड़े वेल्दी लोगों को अप्रोच किया, सेलिब्रिटीज को अप्रोच किया। जब सेलिब्रिटीज ने वहां से थोड़ा सा पैसा कमा लिया, ये काफी कहा जाता है ग्रोचो मार्क्स ने काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था स्टॉक मार्केट में, और वो अपने रिटर्न से इतने खुश थे कि उन्होंने इस चीज को प्रमोट भी करना शुरू कर दिया था। आम जनता तक ये बात पहुंच गई थी। अब वो सारे रिटर्न्स एक आम जनता भी लेना चाहती थी। अब यहाँ पर बैंक्स और ब्रोकर्स ने कहा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको इसके लिए हेल्प भी करेंगे। अगर आपके पास आज पूरे पैसे नहीं भी हैं तो हम आपको इसके लिए लोन भी देंगे। तो उस दौरान किसी तरीके के रेगुलेशन भी नहीं थे, एसईसी नहीं था। बैंक ने ब्रोकर्स या फिर आम जनता को लोन देना शुरू कर दिया था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। 1927 के अंदर 33% डाउ जोन्स बढ़ा था और 1928 के अंदर करीब एक ही साल में 50% बढ़ गया था। और ये सब अच्छे रिटर्न्स देखकर बहुत ही ज्यादा लोग आने लग गए थे स्टॉक मार्केट के अंदर, और लोगों ने सोचा मेरे को अगर बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं यहाँ पर 40% या फिर 50% के रिटर्न, तो क्यों ना मैं अपना घर भी मॉर्गेज कर दूं। उन्होंने अपना घर गिरवी रख के भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया था। अपनी एफडी बेचकर, अपने डिपॉजिट्स बेचकर, अपने बॉन्ड्स बेचकर भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया था। अब हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता था। अब वो अपने आसपास भी लोगों को देख चुके थे जो रातों रात अमीर बने थे। अब स्टॉक मार्केट इतनी अच्छी चल रही थी तो वॉल स्ट्रीट का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा था फाइनेंशियल पॉलिसीज पर। तो जितने भी बड़े बैंकर्स थे वो काफी इन्फ्लुएंस करते थे गवर्नमेंट को और फाइनेंशियल पॉलिसी मेकर्स को, और उनका ऐसा कहना था कि गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहिए, रेगुलेशन नहीं करना चाहिए, फ्री मार्केट फोर्सेस अपने आप को खुद ही करेक्ट कर लेती हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऐसी ही रही। तो हमने बात करी लेजीज फेयर कैपिटलिज्म की, कोई खास इंटरवेंशन नहीं था, किसी तरीके की कोई रेगुलेशन रखी भी नहीं थी। इसके साथ साथ टैक्स के रेट्स भी कट करना शुरू कर दिए थे। जो वेल्दी लोग थे, जो हाईएस्ट स्लैब 75% का होता था, वो धीरे धीरे कट कर करके 25% आ गया था 1929 तक। उस दौर का स्टॉक मार्केट काफी अच्छा पास टाइम बन गया था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हाई स्पीड टिकर्स निकाले थे जो 500 कैरेक्टर्स पर मिनट प्रोड्यूस कर सकते थे, और ये सारे स्टॉक टिकर्स मशीन्स अलग अलग रेस्टोरेंट में और पब्लिक प्लेसेस में भी इंस्टॉल करी जाने लगी। लोग खाने पर भी स्टॉक्स की ही बात करा करते थे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी ऐसे ही मैसेज दे रही थी दैट अमेरिका इज इन पाथ ऑफ परमानेंट prosperity, that America is in path of permanent prosperity। और इस तरीके के मैसेजेस देखकर लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता था यूएसए की गवर्नमेंट पे और इकोनॉमी पे, तो वो और ज्यादा पैसा लगाते थे। साथ में जो फेडरल रिजर्व वहां का सेंट्रल बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट भी काफी कम कर दिए थे। लेकिन बैंक्स का इस बात पर ध्यान नहीं जा रहा था उन लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, क्या कल को अगर ये लोन हमें वापस मांगने पड़ गए या फिर स्टॉक के प्राइसेस नीचे गिर गए तो क्या ये लोग वापस करेंगे इस लोन को। खैर 1929 तक काफी स्टॉक प्राइसेस बढ़ गए थे, थोड़ा उसके अंदर बबल भी क्रिएट हो गया था, लेकिन एटलीस्ट कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे आ रहे थे। तो प्रोडक्शन थी जो या प्रोडक्टिविटी थी वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर कर रही थी। मार्च 1929 में हर्बर्ट हूवर प्रेसिडेंट बने और उन्होंने भी अपनी इनकमिंग स्पीच में बोला, वी आर इन अमेरिका टुडे आर नियर टू द फाइनल ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी देन एवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी लैंड। वी शैल सून विद द हेल्प ऑफ गॉड इन साइट ऑफ द डे व्हेन पॉवर्टी विल बी वैनिश फ्रॉम दिस नेशन। तो इस तरीके के कॉन्फिडेंस बूस्टर मैसेजेस नेक्स्ट प्रेसिडेंट से भी आ रहे थे और वो भी रिपब्लिकन ही थे। लेजीज फेयर कैपिटलिज्म जो पॉलिसीज थी वो अब भी चल रही थी, दैट मींस नो रेगुलेशन, नो इंटरवेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो हम
1929 की फर्स्ट हाफ की बात करें तो जनवरी से लेकर जून तक उस टाइम पे कंपनी के प्रॉफिट भी काफी अच्छे आ रहे थे, इकोनॉमी भी अच्छी चल रही थी और स्टॉक मार्केट के प्राइसेस तो खैर उससे भी अच्छे चल रहे थे। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होने लगी थी, कमोडिटी के प्राइसेस काफी गिरने लग गए थे क्योंकि 1928 में काफी ज्यादा सरप्लस हो गया था। फार्मर का जो प्रोड्यूस था वो बहुत ही ज्यादा हो गया था, उसकी वजह से प्राइसेस में काफी ज्यादा गिरावट होने लगी थी। यहाँ पर फार्मर काफी ज्यादा फंस गए थे, लेकिन इस फार्मर प्रोड्यूस के अलावा ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी तब तक। एटलीस्ट स्टॉक मार्केट तो उस टाइम तक काफी अच्छी चल रही थी। 8 मार्च 1929 को एक बैंकर थे पॉल वॉरबर्ग, जिन्होंने पहली बार वार्निंग दी कि एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन चल रही है मार्केट की, लेकिन उनके ओपिनियन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि वॉल स्ट्रीट के अंदर बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेटर्स और ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे थे, जिन लोगों को हम आज की डेट में ऑपरेटर बोलते हैं। जो बड़े स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जो ज्यादा पैसा लेकर बैठते हैं और वो एक स्टॉक को र्यूमर फैलाकर काफी ऊपर तक लेकर जाते हैं, और ये पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि हर्षद मेहता के केस में हुआ था 1991-1992 में। उसके बाद ही इंडिया में सेबी बना था, फिर केतन पारिक का स्कैम हुआ था। तो इस तरीके के स्कैमर्स और स्पेक्यूलेटर्स काफी ज्यादा ऑपरेट कर रहे थे वॉल स्ट्रीट में उस जमाने में। तो इसी तरीके का एक स्पेक्यूलेटर था माइकल मीहैन। उस जमाने में उसने उस जमाने में अपना एक पूल बनाया जिससे उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया स्टॉक के अंदर, और उसका प्राइस काफी ऊपर तक लेकर गए। 10 दिन के अंदर वो 50% ऊपर चला गया। आरसीए का स्टॉक, आरसीए काफी पॉपुलर कंपनी थी उस जमाने की, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, जो आज के जमाने की आप एप्पल और गूगल से कंपेयर कर सकते हैं। और 18 मार्च को उन्होंने अपने सारे स्टॉक बेच दिए। अगर हम उनके प्रॉफिट की बात करें आज के जमाने की, तो उन्होंने $100 मिलियन कमाए सिर्फ 10 दिन में। और इस तरीके के स्पेक्यूलेटर्स और ट्रेडर्स भी काफी थे वॉल स्ट्रीट में, क्योंकि किसी तरीके का कोई रेगुलेशन ही नहीं था। अब इस सारे स्पेक्यूलेशन की थोड़ी बहुत भनक फेडरल रिजर्व, जो वहां का सेंट्रल बैंक है, उसको पड़ गई थी और उसने 25 मार्च को एक वार्निंग जारी करी थी। और वहां पर मिनी क्रैश थोड़ा सा जरूर हुआ था, लेकिन उसको भी सेव कर लिया गया था। नेशनल सिटी बैंक ने $25 मिलियन डाले स्टॉक मार्केट में, तो मार्केट वापस से रिकवर कर गई थी। तो कहीं ना कहीं बैंक्स का, ब्रोकर्स का, स्पेक्यूलेटर्स का एक नेक्सस था उस टाइम पे। लेकिन जून आते आते अब थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही थी, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अब जितने भी प्रॉफिट्स आ रहे थे वो कंपनी के पास जा रहे थे, लोगों की इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी। साथ में फेडरल रिजर्व ने भी थोड़े से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, 4% से करीब 6% के कर दिए थे। तो लोग अब ज्यादा लोन नहीं ले रहे थे और साथ में उन्होंने स्पेंडिंग भी कम कर दी थी। तो यही चीज कंपनी के अंदर भी रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गई थी, कंपनी के प्रॉफिट स्टैग्नेट होना शुरू हो गए थे। अब स्टॉक मार्केट में कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर भी थे ऐसे टाइम पर, जो इस तरीके की स्पेकुलेशन को भांप लेते थे। उस टाइम पे जून 1929 पे जोसेफ कैनेडी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर जूते साफ करने वाला भी स्टॉक मार्केट के बारे में आपसे ज्यादा बात करने लग जाए, तो वो सही टाइम है कि आप वहां से निकल जाना चाहिए। जोसेफ कैनेडी जॉन एफ कैनेडी के फादर थे। जॉन एफ कैनेडी 1960 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टेगनेंट होना शुरू हो गए थे, दूसरी तरफ फार्मर्स की प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनको $100 मिलियन के लोन सैंक्शन किए गए। अब इंडस्ट्रियल आउटपुट की प्रॉब्लम, फार्मर्स की प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में अभी तक भी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। मई से लेकर सितंबर तक 60 न्यू कंपनीज ने लिस्ट किया था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, और स्टॉक मार्केट 20% बढ़ गई थी यहाँ पर। 3 सितंबर 1929 को डाउ जोन्स ने पीक करा, 381 पॉइंट्स पे वो बंद हुआ। लेकिन आने वाला टाइम काफी ज्यादा बुरा होने वाला था, ये पीक अगले 25 साल तक भी नहीं आने वाली थी। अब हम आ जाते हैं अक्टूबर एंड में, जब रियल स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। 22 अक्टूबर को ट्यूसडे था, उस दिन थोड़ा सा नीचे डाउ बंद हुआ 326 पर। वेडनेसडे को सेकंड हाफ के अंदर काफी ज्यादा एकदम से सेलिंग देखने को मिली, स्पेशली ऑटो स्टॉक के अंदर। डाउ उस दिन 326 से लेकर 306 पे आ गया था, लेकिन ये सिर्फ पिक्चर का ट्रेलर था। अगले दिन जैसे ही मार्केट खुली, ओपनिंग बेल के साथ ही 11% डाउ सीधा नीचे गिरा। अब क्योंकि सेलिंग वॉल्यूम इतना ज्यादा था, जो प्राइस टिकर्स थे वो कीप अप ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी जल्दी जल्दी प्रिंट ही नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पे कंप्यूटर्स थे भी नहीं, तो लोग प्राइस टिकर से ही स्टॉक का प्राइस देखते थे। अब क्योंकि प्राइस उनको मिल ही नहीं रहा था, तो वो और सेलिंग करने लग गए। उन तक खबर जरूर पहुंच गई थी कि बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है और स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, तो लोगों ने और ज्यादा सेल करना शुरू कर दिया। थर्सडे को ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है। अब इस पैनिक को सुन के बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर। विजिटर्स गैलरी को बंद कर दिया गया था। शिकागो और बफेलो एक्सचेंज तो पूरे ही बंद कर दिए गए थे। और ये जो सारा पैनिक क्रिएट हुआ था, ये सिर्फ फर्स्ट हाफ के अंदर क्रिएट हुआ था। अब इस सब के बारे में बड़े बड़े ब्रोकर्स और बैंक्स को भी पता चला, तो उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए इस सिचुएशन के बारे में। तो बैंकर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। जेपी मॉर्गन चेज का ऑफिस एग्जैक्टली सामने था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के। वहां पर ये मीटिंग हुई और उसमें पार्टिसिपेट किया थॉमस डब्ल्यू लेमोंट ने, जो उस टाइम के चेयरमैन थे जेपी मॉर्गन के, एल्बर्ट बेगिन चेज नेशनल बैंक के हेड थे, चार्ल्स मिचेल नेशनल सिटी बैंक न्यूयॉर्क के हेड थे, जो आज की डेट में सिटी बैंक है, रिचर्ड विटनी न्यूयॉर्क
स्टॉक एक्सचेंज के वाइस प्रेसिडेंट थे। इन सब बैंकर्स ने मिलकर $250 मिलियन का एक पूल बनाया और उसको इन्वेस्ट करने के लिए सोचा। और इसके साथ ही और भी कुछ बिजनेस टाइकून थे, जॉन डी रॉकफेलर उस जमाने के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। उन्होंने भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डाला और इतना सारा पैसा देखकर थोड़ा सा फियर कम हो गया और स्टॉक मार्केट ने वहां से यू टर्न मारा और डाउ उस दिन फाइनली 298 पे बंद हुआ। अब नेक्स्ट 2 दिन तक ज्यादा सेलिंग नहीं हुई क्योंकि वहां पर फियर थोड़ा सा कंट्रोल हो गया था, लेकिन ब्रोकर्स को कहीं ना कहीं ये लग रहा था अब उनका पैसा ब्लॉक हो सकता है या फिर अगर स्टॉक प्राइसेस नीचे चले गए तो उनके लोन सर्विस नहीं होंगे। तो उन्होंने लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया जिन्होंने भी लोन लिए हुए थे स्टॉक खरीदने के लिए और बोला कि आप ज्यादा कैश लेके आओ क्योंकि स्टॉक के प्राइसेस नीचे आ गए। लेकिन ये धीरे धीरे पैनिक क्रिएट हो रहा था लोगों के अंदर और ये पैनिक देखने को मिला मंडे को 28 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट सीधा 13% नीचे गिरी, डाउ बंद हुआ 260 पर। अब मंडे को कोई सेवियर भी नहीं आया, यहाँ पर अब किसी भी तरीके का कोई बैंकर्स प्लान भी नहीं था और नेक्स्ट दिन ट्यूसडे को यानी कि 29 अक्टूबर को एक और रिकॉर्ड सेट हो गया। 16 मिलियन शेयर्स बिके, पहले वाला रिकॉर्ड 3-4 दिन के अंदर ही टूट गया था। डाउ जोन्स सीधा 260 से 212 पे गिरा और फाइनली 230 पे बंद हुआ और यहाँ पर काफी बड़े बड़े स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली जैसे कि यूएस स्टील, जनरल मोटर्स, आरसीए। 240 स्टॉक में टोटल लॉस $16 बिलियन का हो गया था। अगर हम इसको अंदाजा लगाएं, एक रेफरेंस लें तो टोटल मनी सप्लाई यूएसए का $48 बिलियन था। टोटल मनी सप्लाई का 1/3 लॉस खाली 240 स्टॉक में हो गया था। 1 नवंबर से फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को वापस से कम करना शुरू कर दिया था। 6% पे जो रेट पहुंच गए थे उनको और कम लाना शुरू कर दिया था। फाइनली मार्केट ने पहला बॉटम बनाया। 13 नवंबर को 198 पे मार्केट्स बंद हुए। अब क्योंकि लिक्विडिटी आ गई थी मार्केट में, इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम हो गए थे और साथ में जो पंप करी थी फेडरल रिजर्व ने थोड़ी सी लिक्विडिटी, तो उसके वजह से मार्केट थोड़ा सा रिकवर करना शुरू हो गए थे। लेकिन जो एक्चुअल बीमारी थी उसका इलाज कोई नहीं कर रहा था। बीमारी तो ये थी कि इतना ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा था और साथ में किसी भी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं था। 13 नवंबर को ही प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया था, एनी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमिक फ्यूचर फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस इन द यूनाइटेड स्टेट इज फुलिश। और इस तरीके की पॉजिटिव स्टेटमेंट सुनकर लोगों ने फिर से पैसा लगाना शुरू कर दिया था। मार्केट वापस से बढ़ गई थी और करीब 50% फिर से ऊपर चली गई थी। लेकिन आप एक बलून के अंदर अनलिमिटेड हवा नहीं भर सकते हैं, एक ना एक दिन उसे फूट ही जाना है। अब कंपनीज के सेल्स नंबर अपडेट होना शुरू हो गए थे। ऑटोमोबाइल्स की जो सेल्स थी वो अब डाउन हो गई थी, 1928 के लेवल से भी नीचे आ गई थी और सेम चीज स्टॉक प्राइसेस के अंदर भी थोड़ा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई थी। ब्रोकर्स ने और बैंक्स ने अपने लोन्स वापस मांगना शुरू कर दिए थे और ये जो लोन्स थे स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से थे। अगर स्टॉक की वैल्यू नीचे जा रही है तो लोगों को कहा गया कि आप और कैश लेके आइए या फिर आप इस लोन को चुकाइए, अदरवाइज हम आपके स्टॉक बेच देंगे। और इस वजह से स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर और बढ़ता चला गया। प्रेशर और बढ़ा तो प्राइसेस और नीचे आ गए, लोन्स को और वापस बुलाया जाने लगा, तो ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जाने लगा। लेकिन अब लोगों के पास पैसा ही नहीं था, स्टॉक प्राइसेस नीचे आ गए थे, लोन चुकाने का उनके पास पैसा नहीं बचा था। बैंक्स के होने लगे काफी ज्यादा लोन डिफॉल्ट। अब लोन डिफॉल्ट एक तरफ होने लगे तो लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ कि हमारा पैसा ही नहीं मिलेगा। जो लोग डिपॉजिट करते थे अपने सेविंग बैंक में या फिर एफडीआं करते थे, उन लोगों के अंदर भी पैनिक आ गया। बैंकों में जाने लग गए कि आप हमारे पैसे दे दीजिए, वो डिपॉजिट विड्रॉ करने लगे थे। तो बैंक्स के ऊपर डबल प्रेशर आना शुरू हो गया था। एक तरफ से तो लोन का डिफॉल्ट हो रहा था, जो लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे, दूसरी तरफ से डिपॉजिटर्स आ रहे थे, तो बैंक के पास पैसा ही खत्म हो गया था। बहुत सारे बैंक्स डिफॉल्ट करना शुरू हो गए थे। सो सितंबर से दिसंबर 1930 के अंदर करीब 300 बैंक्स ने डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि जितने भी डिपॉजिटर्स थे उनका पैसा मर गया। दिसंबर में बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेल हो गया, जो उस जमाने का काफी बड़ा बैंक था और उसकी वजह से काफी सीरीज ऑफ बैंकरप्सीज हो गई। काफी सारे बैंक्स बड़े बैंक्स पे डिपेंड किया करते थे। 1929 से लेकर 1933 तक करीब 9000 बैंक्स फेल हो गए, जो ऑलमोस्ट 30% बैंक्स थे। और एक पूरी कंट्री के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया, पैसा ही नहीं था, ना बैंक्स के अंदर पैसा बचा था, ना डिपॉजिटर्स का पैसा बचा था। उनकी लाइफ सेविंग्स खत्म हो गई थी और बैंक्स को भी लिक्विडिटी नहीं थी, फेडरल रिजर्व ने भी नहीं दी। अगर पूरे सिस्टम से लिक्विडिटी ही खत्म हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होने लगा था, कॉर्पोरेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो गए थे, लोग खर्चा नहीं करेंगे तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी कहां से आएंगे। कंपनीज को शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल भी नहीं मिल रहा था। ये वर्किंग कैपिटल यानी जो आपको डेली यूज में पैसे लगते हैं, वो बैंक्स के पास जब पैसा ही नहीं था तो वो उनको लोन कहां से देंगी। इसी वजह से काफी सारी कंपनीज भी बैंकरप्ट हो गई थी, ना कंपनीज थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया था, लोगों के पास भी पैसा नहीं था, मार्केट्स नीचे ही नीचे चलती चली जा रही थी। अप्रैल 1930 में जो थोड़ा बहुत पीक बना था वो अब 40 पॉइंट पे आ गया था। डाउ जोन्स 1932 तक टोटल लॉस आप देखिए 381 पे सितंबर 1929 पर था डाउ, और अब 40
पॉइंट बचा था, लगभग 90% की गिरावट। तो अगर हम मेजर कॉजेस समझें कि इस डिप्रेशन के मेजर कॉजेस थे, तीन मेन कॉज थे। पहला था अनरेगुलेटेड स्टॉक मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम। लोन्स दिए जा रहे थे स्पेकुलेट करने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर, किसी भी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई चेक नहीं था। बैंक्स की जो लिक्विडिटी क्राइसिस आई, उस चक्कर में लोगों का लॉस बहुत ज्यादा हो गया था, डिपॉजिट सारे खत्म हो गए, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी तरीके की कोई इंश्योरेंस नहीं थी। तो लोगों का पूरा फेथ खत्म हो गया था फाइनेंशियल सिस्टम से। लोगों ने बैंकों में पैसा ही रखना बंद कर दिया था। टैक्स रेट अगर सरकार ने कम भी कर दिए थे तो भी उन्होंने बैंकों में पैसा डालने के बजाय सेव करना अपने घर में शुरू कर दिया था। दूसरा था पुअर मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि फेडरल रिजर्व और गवर्नमेंट उस टाइम पे बैंकिंग सिस्टम को अगर बचा लेते तो ये डिप्रेशन आने के बजाय खाली रिसेशन रह जाता। और तीसरा था डिमांड ड्रिवन। लोगों के पास पैसा नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई थी, इनकम लेवल्स बहुत कम हो गई थी, बैंकिंग सिस्टम से पूरा फेथ खत्म हो गया था, तो वो खर्चा नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्पेंडिंग काफी तेजी से बढ़ा सकती थी। आज के टाइम में गवर्नमेंट ऐसे समय में एक्टिव हो जाती है। हमने आज की करंट डेट में भी देखा है कि कितना ज्यादा स्टिमुलस पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने। डेफिनेटली वो चीज उस टाइम पे पहली बार हो रही थी। अब हमारे पास कुछ ना कुछ लर्निंग्स हैं और ये तीन मेन जो कारण थे, लेकिन चौथा कारण एक और था जिससे ये क्राइसिस और ज्यादा गहरा हो गया। यूएसएस से ये पूरा इंटरनेशनल फैल गया। उस जमाने में हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो व्हीट होता है, बाकी के जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनका इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा हुआ करता था। अब यूएसए ने क्या किया, अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी, यानी कि बाहर के देशों से हमारे यहाँ सामान ना आए लेकिन हम एक्सपोर्ट करते रहे। लेकिन अगर कोई एक देश सैंक्शन लगाता है तो, या फिर अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देता है तो बाकी के देश भी ऐसा ही करेंगे। तो उन्होंने भी अपनी ड्यूटीज बढ़ा दी। तो ऐसे में हुआ क्या, जो फार्मर्स को वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनका एक्सपोर्ट करना बंद हो गया। उस टाइम पे जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो 1/3 रह गया। तो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं ये मेन कॉज तो नहीं था द ग्रेट डिप्रेशन का, लेकिन इसकी वजह से गहराई बहुत बढ़ गई थी, काफी ज्यादा डीपेन हो गया था। 1932 1933 आने तक तो स्टेट काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अनएम्प्लॉयमेंट 1933 में पीक किया था, करीब 25% का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। स्टॉक मार्केट बॉटम करी थी। 8 जुलाई 1932 को डाउ जोन्स 40 पॉइंट पे आ गया था, 89% फॉल हुआ था पीक से। ऐसे में लोगों को चाहिए था चेंज, और उस टाइम पे गवर्नमेंट चेंज हुई 1933 के अंदर। रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट हट के अब डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ चुकी थी। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस टाइम के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने आते ही अपनी स्पीच में कहा था कि वो रेगुलेट करेंगे पूरे सिस्टम को, बैंकिंग को, क्रेडिट को और इन्वेस्टमेंट को। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन अलाउड नहीं की गई। बैंक्स गवर्नमेंट की सुपरविजन में काम करेंगे। इसके साथ साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन फॉर्म किया गया जिसके फर्स्ट चेयरमैन बने जोसेफ कैनेडी। वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग सिस्टम के अंदर फेथ बढ़ाने के लिए लोगों की डिपॉजिट को गारंटी किया गया। FDICA एक कॉर्पोरेशन बनाया गया, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो लोगों के डिपॉजिट की इंश्योरेंस करती थी। अब ये वाले सारे स्टेप लेने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा और इकोनॉमी धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से बहुत कम हो गई हो, 1929 के लेवल का आ गया हो। 1929 में तो सिर्फ 4% का अनएम्प्लॉयमेंट था 1930 पर, अब 1939 तक भी अनएम्प्लॉयमेंट 14-15% का था। तो जैसा अभी हमने डिस्कस करा, ये जो डिप्रेशन था यूएसए में शुरू जरूर हुआ था, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन से लोग लोकलाइजेशन पे आना शुरू हो गए थे, और ये सब चीजें थोड़ा बहुत आज भी हम रिलेट कर सकते हैं। बहुत लोग अपनी फैक्ट्रीज चाइना से निकालकर लोग दूसरी जगहों पे लेकर जा रहे हैं। काफी सारी कंट्रीज सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हैं, लेकिन उस टाइम पे ये जो एंगर था, पब्लिक एंगर, वो काफी ज्यादा हो गया था और एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट काफी ज्यादा हो गई थी। इटली के अंदर फासिज्म आ गया था, हिटलर जर्मनी के अंदर रूल करना शुरू कर दिया था, वहां पर नाजिज्म हो गया था, रशिया के अंदर कम्युनिज्म आ गया था, और ये जो एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट थी ये धीरे धीरे वॉर मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। यूएसए पहले वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट नहीं था, लेकिन पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक होने के बाद उसने भी वर्ल्ड वॉर 2 ज्वाइन कर लिया 1941 में, और यहां पर भी यूएसए मेन सप्लायर बन गया आर्म्स का एलाइड फोर्सेस के लिए। अब यहां पर यूएसए की वॉर टाइम इकोनॉमी शुरू हो गई थी और इकोनॉमी फिर से अप ट्रेंड की तरफ चल पड़ी थी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 1929 से लेकर 1939 या फिर 40 तक ये डिप्रेशन चला था। 10-11 साल ये काफी क्रूशियल थे, लेकिन वैसा पीक आने में 25 साल लगे थे। जो सितंबर 1929 में 381 का डाउ जोन्स था वो 1954 में रियलाइज हुआ था। तो ये तो हुआ पूरी कहानी द ग्रेट डिप्रेशन की। अब बात करते हैं ओपिनियंस की। क्या 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन आज के टाइम पे रिपीट हो सकता है? अगर मुझे शॉर्ट में आंसर करना हो तो नहीं, क्योंकि आज हमारे पास काफी ज्यादा चेक एंड बैलेंस है, रेगुलेशंस काफी अच्छे हो गए हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर, बैंकिंग मार्केट के अंदर भी स्पेक्यूलेट करना इतना आसान नहीं रह गया है। उसके पास सेबी है, हमारे पास बैंकिंग सिस्टम हमारा रेगुलेटेड है। अगर आप आज के समय में किसी बैंक के पास जाएंगे कि मुझे स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने या फिर ट्रेड करने के लिए लोन दे दीजिए, तो आपको नहीं मिलेगा। हमारी सरकारों ने भी काफी ज्यादा लर्निंग्स ली हैं पास्ट से। मॉनेटरी पॉलिसी उस हिसाब से डिजाइन कर रही जाने लगी जब रिसेशन
रिसेशन आता है इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है, जैसे हमने अभी रिसेंटली भी देखा था आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे। इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस लाए जाते हैं जिसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है, लोन्स और दिए जाते हैं, लोगों को क्रेडिट गारंटी देती है गवर्नमेंट लोन्स पर, गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ा देती है, चाहे उसको मनी प्रिंट करना पड़े या फिर उसको अपना फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ाना पड़े। ऐसे टाइम पे टैक्स कट भी अनाउंस किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खाली इंडिया में ही होता है, पूरी दुनिया में इसी तरह की पॉलिसीज लाई जाती हैं जब रिसेशन आता है। लेकिन सवाल उठता है कि इन चेक एंड बैलेंस के बावजूद भी रिसेशन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, और कितना भी गहरा आ सकता है। हो सकता है कि अब डिप्रेशन जितना गहरा ना आए, कुछ ना कुछ रिसेशन जरूर आ सकता है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर हैज नॉट चेंज। क्योंकि आज भी हम वैसे के वैसे ही हैं। जब रिसेशन टाइप की सिचुएशन आती है, हम अपनी सेविंग्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी के लिए कैश जरूर हो, एंड राइटली सो। हम अपनी स्पेंडिंग कम करते हैं। दूसरी ही तरफ जब बूम साइकिल आती है, हम उसमें भी ओवरबोर्ड चले जाते हैं। हम खर्चे और करना शुरू कर देते हैं। हमारी थोड़ी सी इनकम बढ़ती है, हम खर्चे उससे ज्यादा बढ़ा लेते हैं। हम लोन ले लेके खर्चा करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, एक अच्छी न्यूज आती है कि अरे हमारी कहीं बस न छूट जाए, हम फटाफट स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करना चाहते हैं। अगर दूसरी तरफ एक बैड न्यूज आती है तो हमारे को डर बहुत ज्यादा बैठ जाता है, वहां पर भी हमारे इमोशन हावी हो जाते हैं, हम फटाफट उस स्टॉक को बेचना चाहते हैं। बट क्या हमें अपने डिसीजन ऐसे लेने चाहिए कि अगर सब लोग कर रहे हैं तो वो हम काम करें? तो इस सवाल का जवाब आपको मुझे नहीं देना है, आपको अपने आप को देना है। तो अब एक और सवाल आता है कि मैं करंट सिचुएशन में बियरिश हूं या फिर बुलिश, कि मैं क्या समझता हूं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएंगी कि नीचे जाएंगी। तो पहले तो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर लेता हूं कि मैं लॉन्ग टर्म में हमेशा ही बुलिश रहता हूं। मैं इंडिया के लिए बुलिश हूं। इंडिया का जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसके अगेंस्ट तो मैं डेफिनेटली बैट नहीं करता। तो शॉर्ट टर्म को मैं बियरिश या फिर बुलिश के हिसाब से नहीं देखता, मैं सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के हिसाब से देखता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाला टाइम अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है। यानी कि मैं इतना सर्टेन नहीं हूं कि मार्केट यहां से अब ऊपर ही जाएगी या फिर मार्केट यहां से नीचे ही जाएगी। तो इसका रीजन है वही जो मैंने अभी पहले बताया, ह्यूमन बिहेवियर की, जिसको प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। और स्टॉक मार्केट का खेल ज्यादातर ह्यूमन बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है। और दूसरा, काफी सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी डिपेंड करते हैं जिनको प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में भी अगर हम देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन जो पहले हुआ था वो अब लोकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया में भी कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो। इसके चलते हमने जैसा ग्रेट डिप्रेशन में देखा था, लॉस भी हो सकता है, काफी सारे बिजनेसेस का लॉस भी हो सकता है। तो वो अब कितना होगा, क्या उसका फायदा होगा, उसको भी प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस अनसर्टेनिटी के चलते आपने शायद ध्यान दिया हो, वॉरेन बफेट ने एयरलाइंस के स्टॉक बेचे थे 6 महीने के अंदर, क्योंकि ये उनको अनसर्टेन लग रहा था कि एयरलाइंस का फ्यूचर काफी अनसर्टेन है। अब सवाल उठता है कि हमें स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपको अनसर्टेन टाइम्स में काफी केयरफुल होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब आप इंडिविजुअल स्टॉक को स्टडी कीजिए, अगर आपको उसके अंदर वैल्यू दिखती है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ओपिनियन चेंज हो जाएगी कि अगर कोई दूसरे टाइप का रिसेशन आया तो, या फिर कोई दूसरे टाइप का डाउन टर्न आया तो आने वाले टाइम में? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरी ओपिनियन चेंज होने वाली है, क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटी बहुत हाई होती है हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए स्टॉक लेने से पहले। तो ये थी मेरी ओपिनियन। आपकी क्या ओपिनियन है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में मुझे कौन सा रिसेशन या डिप्रेशन कवर करना चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ इसको जरूर शेयर करिए, उनकी भी आई एम श्योर काफी लर्निंग्स होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज जयंत साइनिंग ऑफ, बाय बाय।